मैं छप्पनिया अकाल बोल रहा हूं। मैं राजस्थान में आया समय का वो फेरा हूं जिसमें लोग हड्डियों के कंकाल में बदल गए थे। मुझे लेकर राजस्थान में एक कहावत आज भी प्रचलित है कि मिनख मरे थे आधे, पशु मर गए सारे। इसका मतलब है मेरी चपेट में जो आया उसमें आधे तो लोग मर गए थे। आज मैं बताऊंगा मेरे इस छप्पनिया काल के दौर के उन राजाओं के बारे में जिन्होंने अपना पहना हुआ जेवर भी बेच दिया था। मैं आज बताऊंगा कैसे नरभक्षी तक बनने को मजबूर हो गए थे लोग, कैसे एक सेठानी का वो कारनामा जिसकी वजह से रातों रात हो गया वो जिसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। आज मैं खोलूंगा हर रहस्य से पर्दा जिसको आपसे छुपाया गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे यानी छप्पनिया अकाल के दौरान राजस्थान के हालात क्या बन गए थे उनके बारे में बताऊंगा ऐसा क्या हुआ कि लोगों को खेजड़ी की छाल खाकर जिंदा रहना पड़ा। मेरा कहर इतना भयंकर था कि लोगों की हड्डियां निकल आई थी, लोगों को सहारे के लिए अपने घर में खूंटे गाड़ने पड़े थे। आज मैं मेरे द्वारा फैले खौफ के उस मंजर को अपने शब्दों में बयान करके बताऊंगा। छप्पनिया काल के उस भयानक दौर में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं आपको अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। सबसे ज्यादा कमेंट वाले विषय पर अगला वीडियो लाएंगे। इस वीडियो के लिए भी कई दर्शकों ने कमेंट किया था, जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो उसी के आधार पर यह वीडियो लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं छप्पनिया अकाल बोल रहा हूं। समय था 1899 ईस्वी और विक्रम संवत 1956। विक्रम संवत 1956 की वजह से ही मेरा नाम छप्पनिया अकाल पड़ा। यूं तो राजस्थान ने सदियों से कई मंजर झेले हैं। राजस्थान ने अपने आप को हमेशा हर संघर्ष से उभारना सीखा है। इतिहास की खिड़की से झांक कर देखें तो पता चलता है मानसून की बेदर्दी और बेरुखी के कारण पश्चिमी राजस्थान में अकाल समय समय पर उधम मचाता रहता है। राजस्थान में अकाल को लेकर एक कहावत भी प्रचलित थी, तीजो कुरियो आठवों काल, यानी हर तीसरे साल अर्ध अकाल और हर 8वें साल भीषण अकाल पड़ता था। अकाल को राजस्थान में लोग अणखावना पाहुणा कहकर बुलाते थे, यानी कि अनवांटेड गेस्ट। यूं तो राजस्थान ने बहुत अकाल देखे थे, लेकिन मेरा कहर इतना भयंकर था कि मैंने लोगों को पेड़ों की छाल खाने को मजबूर कर दिया था। लोगों के शरीर इतने सूख गए थे कि उनकी हड्डियां निकल आई थी जिनको बाहर से ही गिना जा सकता था। कमजोरी इतनी कि लोग अपने घरों में खूंटे गाड़ने को मजबूर हो गए थे जिसके सहारे से वो खड़े हो सके। इतना भयंकर मंजर पैदा हो गया था, कई रियासतें अपनी प्रजा का पेट भरने के चक्कर में कर्ज में डूब गई थी। उस समय भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी। एक और अंग्रेजों का अत्याचार और दूसरी ओर मेरी मार ने लोगों को घुटनों पर ला दिया था। इस दोहरी मार में भी हमारे बुजुर्गों ने नहीं हारा था, तो वो था जिंदगी जीने का हौसला, मुसीबतों से लड़ने की हिम्मत। उसी वजह से आज भी हमारा अस्तित्व बना हुआ है। उन लोगों के आगे मुझे ही हार माननी पड़ी। आज कहानी है उन भामाशाहों की जिन्होंने अपनी प्रजा का पेट भरने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। बड़े बुजुर्ग तो मेरे बारे में सब जानते हैं, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी को नहीं पता है आपके पूर्वजों ने किस मुसीबत का सामना किया। आज मैं आपको आपके सामने मेरे ऊपर पड़ी हुई मिट्टी को हटाऊंगा और मेरे से जुड़े इतिहास के पन्ने को रेतूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 लाख किलोमीटर में फैला था थार का मरुस्थल। यह दुनिया का 9वां सबसे गर्म मरुस्थल है। थार के मरुस्थल का सबसे विस्तृत इलाका मिला है पश्चिमी राजस्थान को। यह वही इलाका है जिससे कुदरत खासी नाराज रही और पानी के लिए एक भी नदी नहीं थी। यहां के लोग सिर्फ बरसात के पानी पर ही निर्भर थे और 1899 में तो बादलों ने जैसे न बरसने की कसम खा ली थी। और उसी में चलते होता है मेरा आगमन, यानी छप्पनिया अकाल का तांडव। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के कई इलाके मेरे इस कहर से प्रभावित हुए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित पश्चिमी राजस्थान हुआ। इतिहास में मुझे त्रिकाल नाम भी दिया गया है क्योंकि उस समय पीने का पानी, इंसानों के लिए खाना और पशुओं के लिए चारा भी खत्म हो चुका था। अंग्रेजों की किताब में मुझे
द ग्रेट इंडियन फेमिनाइन 1899 के नाम से दर्ज किया गया है। साल 1899 में मरुभूमि पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। धरती इतनी सूख गई थी कि उसकी जुताई करना लगभग नामुमकिन सा हो गया। न पीने का पानी था, न ही खाने को अनाज। जब खाने के लिए अनाज कम हो गया तो लोग एक दिन छोड़कर एक दिन खाने लगे। जब रोटी बनाने के लिए अनाज कम पड़ गया तो लोग राबड़ी पीकर दिन निकालने लगे। जब वो भी खत्म हो गई तो ककड़ी और मतीरे के बीजों को भूनकर खाने लगे। कई लोगों ने बेर खाकर भूख मिटाई। जब बेर खत्म हो गई तो उनकी गुठली का चूर्ण बनाकर पानी के साथ पी लेते और अपनी भूख मिटाते। गर्मी में खेजड़ी की फलियां यानी सांगरी के पक जाने पर जो खोके बच जाते थे, लोग उन्हें खाकर ही दिन निकालने लगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए और दिन बीतने के साथ साथ खाने के विकल्प भी खत्म होते गए। जब जब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा तो लोगों ने खेजड़ी की छाल का चूर्ण बनाकर ही पानी के साथ पीने लगे। लोगों ने वो सब कुछ किया जिससे जान बची रहे, लेकिन भूख ने लोगों के तन को चूसना शुरू कर दिया। दिन बीतने के साथ साथ लोग खड़े खड़े हड्डियों के ढांचे में बदल गए। यह दौर ऐसा था कि जब लोगों की कमर पर तो चांदी के सिक्के लटके रहते थे, लेकिन उसके बदले में कोई एक मुट्ठी अनाज देने को तैयार नहीं था। समय ऐसा आ गया कि एक मुट्ठी अनाज का मूल्य सोने चांदी से भी ज्यादा हो गया। लोग रुपए पैसे की जगह अनाज चुराने लगे थे। कहीं रुपए पैसे पड़े होते तो चोर उसको छोड़कर अनाज चोरी करते। भूख की आग में रिश्ते नाते झुलस गए। अनाज की ऐसी किल्लत आई कि कुछ लोग तो नरभक्षी बन गए। कुछ मामले में तो ऐसे भी सामने आए इसमें अनाज के बदले बच्चों को बेचा गया। ये एक दौर था इसमें अनाज की कीमत सबसे ज्यादा थी। किसी आड़ में छुपाकर रखी गई हंडिया की चोरियां रोज होने लगी। ऐसे कई मामले दिन ब दिन बढ़ने लगे। हालात बद से बदतर हो चुके थे। लोगों का पलायन शुरू हो गया। माँ बाप से बच्चे बिछड़ गए। माँ के स्तनों में दूध नहीं, कई नवजात शिशु मेरी भेंट चढ़ गए। गांव के गांव चढ़ गए। भूख से कहराते पशु आंखों के सामने अपने प्राण छोड़ रहे थे। माँ के सामने भूख से बच्चे बिलख रहे थे। कई रियासतों ने अपनी जनता की ऐसी हालत देखकर अपनी रियासत के खजाने खोले। इनमें से एक थे राव गोपाल सिंह खरवा। इनको अपने राज के दूसरे ही साल मेरा सामना करना पड़ गया। उन्होंने भूख से त्राहिमाम कर रहे लोगों के लिए लंगर लगवाए, लोगों में खिचड़ी और उबले हुए चने बंटवाए। जब राज का खजाना खाली होने लगा तो उन्होंने अजमेर और ब्यावर के सेठों को अपने इलाके में कई राज गिरवी रख दिए। लेकिन मेरा समय काल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जब खजाना खाली होने लगा तो उन्होंने अपने जेवर तक गिरवी रख दिए, लेकिन मदद के लिए अपनी बढ़ते हाथों को पीछे नहीं खींचा और न ही अंग्रेजों के सामने हाथ फैलाया। इसी वजह से वह राजस्थान के महान क्रांतिकारी कहलाए, जिन्होंने अपनी जनता को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके इस उदार मानवीय चरित्र की हर ओर प्रशंसा हुई। वे जनता के दिलों में राज करने लगे। भय खायो भूपति किता, दुर्भग छपनो देख, पाली प्रजा गोपाल सिंह, परम धर्म चहु पेख। रानी जाया राजवी जुड़े न दूजा जोड़, 56 साल दरव छूल दी रंग गोप राठौड़। ऐसे और भी कई भामाशाह निकल कर आए, जिसमें एक थे श्री वल्लभ बिद्दे, जिनका बिजनेस तो दिल्ली में था, लेकिन उन्होंने अपने गांव नागौर आकर लोगों की सहायता करी। जब उनके गांव के लोगों ने चिट्ठी लिखी तो उसी समय नागौर आ गए और उन्होंने जगह जगह पानी की प्याऊ बनवाई और कई जगह भंडारे खोले जहां लोगों ने प्रतिदिन भोजन किया। ऐसे एक भामाशाह थे चूरू के भगवान दास बाघेला की पत्नी, जिन्होंने पानी की कमी को दूर करने के लिए एक जोहड़ बनवाया, जिसे सेठानी का जोहड़ के नाम से जाना जाता है। बीकानेर सहित कई राजाओं ने मुफ्त खाने की व्यवस्था तो की, लेकिन उस समय संचार की कोई सुविधा नहीं थी, तो लोगों को यह पता ही नहीं चल सका कि उनके लिए राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। न ही लोगों को यह पता था कि बाकी जगह यहां से स्थिति बेहतर है, वहां जाया जा सकता है। कहा जाता है इस समय मेरी चपेट में आए लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो गई, लेकिन कई इतिहासकार बताते हैं कि इस समय लगभग 40 से 45 लाख लोगों की जान गई। इस समय बहुत लूटखोरी भी हुई। कई सेठों ने इस स्थिति का फायदा उठाया और मजदूरों से एक रोटी के बदले पूरे दिन काम करवाया और अपनी आलीशान हवेलियां बनवा ली। अंग्रेजों को तो भारत के लोगों से कोई लेना देना था ही नहीं। एक आंकड़े के अनुसार उस समय राजस्थान की कुल जनसंख्या की लगभग
25% जनता खत्म हो चुकी थी। मेरे काल का एक भयानक किस्सा बड़ा मशहूर है, जिसमें एक आदमी ने अपनी पत्नी को ही खेजड़ी की सांगरी के बदले दूसरे इंसान को सौंप दिया। लेकिन जब जेठ के महीने में बादल गरजे और मानसून आने जैसा हुआ तो अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसने कहा, आधो रेग्यो ऊखली आधो रेग्यो छाज, सांगर सटे क्षण गई अब मंदरो मंदरो गाज। मेरे आतंक की ऐसी अनेक कहानियां हैं जिसको सुनकर आपका कलेजा फटने को आ जाएगा। ऐसी ही अनेक कहानियां हैं जिनको आप सुन नहीं पाओगे। कितना दर्द झेला है आपके बुजुर्गों ने, आपके पूर्वजों ने, यह शब्दों में नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुझको हराने के बाद राजस्थान के लोगों में एक जीत का जज्बा जाग गया। उन्होंने ऐसे आने वाले अकाल से निपटना सीख लिया। जो लोग अपने घर बार छोड़कर दूसरे शहर में बस गए, उन्होंने मेहनत करके खूब पैसा कमाया और भारत के जिस शहर में जाकर बसे वहां खूब कमाया। और एक समय ऐसा आया कि पूरे भारत में मारवाड़ियों की तूती बोलने लगी। इन लोगों ने अपने गांव में से ऐसे अकाल से लड़ने के लिए पानी के कई जलाशय बनवाए। कई राजाओं ने भी अपने आगे ऐसी विपदा न आए इसके लिए कई प्रबंध और नीतियां बनाई। मेरे बाद आए हर अकाल को राजस्थान के लोगों ने अच्छे से धूल चटाई। इंदिरा गांधी नहर भी मेरी वजह से आई। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं और अपने बुजुर्गों के संघर्ष की इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और कमेंट करें। यह जरूर बताएं कि अगला वीडियो आपको किस विषय पर देखना है। इसी के साथ इस अकाल से जुड़ी कोई कहानी आपको पता है तो उसको भी कमेंट करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।